हाँ। सो चलो पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज लाइक फोर आइसोमर। फोर आइसोमर में मतलब वही स्ट्रक्चरल आइसोमर का तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता है, बनना भी नहीं चाहिए। जैसे अगर मान लो एक अमोनिया अंदर से बाहर चला गया, एक क्लोरीन अंदर आ गया, एक आइसोमर यही बन जाएगा। अगर ईएन की बात करें तो ईएन तो बाहर जाएगा नहीं, बट फिर वही स्टीरियो आइसोमर हम लोग को इंक्लूड करके देखना पड़ेगा। तो स्टीरियो आइसोमर में जितने भी हम लोग के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उन सब में ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग चेक करके काम करेंगे, तभी हम लोग आंसर पे कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे हम उत्कर्ष से शायद बात कर लिए थे। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताना कर, वो लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था हम लोगों का कि अगर आपको सीखना है टॉपिक कि कैसे आइसोमरिज्म जज करते हैं, जैसे दो तरीके का सवाल आएगा इसमें। ये होगा एक कितने आइसोमर है, एक ये सवाल होगा। और दूसरा ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा। सो जो काउंटिंग वाला पार्ट है वो उसका सर जो शॉर्टकट बताएंगे, जो फॉर्मूले का एक टेबल बताएंगे उसके थ्रू सीख लो, वो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। बेटर होगा कि हम लोग इसके डिस्कशन में ना घुसे। काउंटिंग वाले पार्ट में समझने वाली चीज का डिस्कशन भी हम अलग से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम अभी के लिए छोड़ते हैं। वैसे इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए। पहले वाले केस में ईएन अमोनिया आ जाएगा, अमोनिया की जगह पे सिस ट्रांस दोनों बना सकते हैं। अमोनिया के बगल में अमोनिया, ठीक है। क्लोरीन के बाजू में क्लोरीन हो नहीं सकता, तो एक क्लोरीन अगर इधर जाएगा तो दूसरे पे ईएन जाएगा, एक ऊपर से ईएन एक नीचे से ईएन चला जाएगा। चलो ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के नहीं आने वाला है, तो इसका दो आइसोमर निकल के आ जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अमोनिया के अपोजिट में अमोनिया ले लेते हैं और क्लोरीन के बगल में क्लोरीन चला जाएगा। सो क्लोरीन के सामने भी क्लोरीन नहीं जाएगा, क्लोरीन नीचे ही रख लेते हैं अभी के लिए। सो ईएन वाला पार्ट फिर से ऐसा आ गया। सो अमोनिया और अमोनिया अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, ये पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं, तो यहाँ से भी दो निकल के आएगा। और क्योंकि केवल फोर आइसोमर बोला है तो एक यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बना सकते हैं। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर बना सकते हैं तो चार आंसर तो नहीं होने वाला, पांच आंसर मिनिमम निकल के आने वाला है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया कि कौन सा आइसोमर की बात कर रहा है। दूसरे वाले केस में दो, दो चार, दो छः, इसमें ईएन होने से एटलीस्ट एक रिस्ट्रिक्शन तो था। दूसरे वाले में तो ये फ्री हो गया, इसका मतलब इसमें चार से तो ज्यादा आइसोमर होगा, पांच हो सकता है। यहाँ एक स्विचिंग, यहाँ एक स्विचिंग और स्टीरो आइसोमर, इसका मतलब ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहला भी नहीं था। COEN होल थ्राइस के साथ Cl3, तो इसमें तो मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएन में स्टीरो आइसोमर तो निकल के नहीं आने वाला। अगर एक ईएन बाहर डालते हैं तो दो Cl अंदर आ जाएगा। अच्छा, अगर दो Cl अंदर आएगा तो हम लोग Cl को अपोजिट डायरेक्शन में डाल सकते हैं क्या। मेटल के रिस्पेक्ट में क्लोरीन बगल वाले पे चला गया और बाकी ईएन एंड ईएन चला गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आएगा। देख के तो नहीं लग रहा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव अगर है तो दो ले सकते हैं। और अगर मान लो Cl और Cl को अपोजिट में रख लेते हैं, यहाँ से ईएन का एक सोर्स ऊपर चला गया, एक इधर से चला आया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो एक निकल के आएगा। ठीक है। सो हम लोगों के करंट स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर है सिस ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकल के आ गया, और तीन ईएन ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आएगा। एक क्लोरीन अंदर डाल सकते हैं क्या, एक क्लोरीन अगर अंदर डालेंगे तो एक ईएन बाहर डालेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, एक ईएन बाहर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का चार्ज बैलेंसिंग हो जाने वाला है। ओके, बट कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस थोड़े ना हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए तो दो ही चाहिए। और क्या कर सकते हैं इसमें, एक ये ऑप्शन निकाला जा सकता है, इसमें दो आइसोमर निकल के आ गया, क्लोरीन क्लोरीन निकल के आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में सिस ट्रांस में तो पॉसिबिलिटी है नहीं। करंट सिचुएशन में हम लोग तो बात नहीं कर, करंट एक हो गया, एक के अलावा अंदर दो स्ट्रक्चर आ गया, तीनों अंदर आ गए तो भी ठीक है, इसका मतलब स्ट्रक्चरल में दो निकल के आएगा। मतलब मेरे हिसाब से ये भी आंसर तो शायद नहीं होना चाहिए, पॉसिबिलिटी दिख भी रहा है। चलो इसको एक बार देख लेंगे। मेरे हिसाब से एक Cl अंदर आया, काम चलेगा नहीं, दो Cl अंदर आएगा और तीन Cl अंदर आएगा। अच्छा ठीक है, तीनों Cl अंदर आएगा तो तीन स्ट्रक्चर तो यही निकलेगा, प्लस स्टीरियो आइसोमर भी है। चलो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। चौथा आंसर का आएगा क्या, Cl की जगह आ गया एक स्ट्रक्चर और दो स्ट्रक्चर, यही दो स्ट्रक्चर निकल के आ सकता है। अरे भाई, अच्छा इसमें चार है, सॉरी। अच्छा, पहले में
छः 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 और चार, चार में स्क्वायर प्लेनर होगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है। बट हम लोग ईएन अगर दे रखा अंदर, सो ईएन वाले पार्ट के हिसाब से ईएन को बगल में डाल सकते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन एक ही ऑप्शन निकल के आ सकता है, इसमें तो दूसरा आ ही नहीं सकता ऑप्शन। और ब्रोमीन को अंदर डालेंगे, एक तो बाहर चला जाएगा, तो सीएल की जगह बीआर चला जाएगा, दूसरा एक ऑप्शन आ सकता है। और तीसरा ऑप्शन क्या ले सकते हैं हम लोग, ईएन को अगर बाहर लेके चले गए और ब्रोमीन को अंदर लेकर के चले आए, तो होल थ्राइस टाइप का स्ट्रक्चर आने वाला है। ये तो बड़ा खतरनाक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ट्रांस तो हो नहीं सकता, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। तो अगर हम लोग ब्रोमीन को En2, नहीं नहीं, यहाँ भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही निकल के आ रहा, सॉरी, 4 तो 6, ब्रोमीन, एक ब्रोमीन अंदर आएगा, तो अपनों के मेटल के रिस्पेक्ट में क्लोरीन बगल में है, और बाकी बचा En और En, एक पॉसिबिलिटी मेटल के रिस्पेक्ट में क्लोरीन एंटी पोजीशन पे है, बाकी बचा En बताइए क्या हो रहा है इसमें। En सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गया, पहला वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव या एक्टिव, पहला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, दूसरा वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। फिर ब्रोमीन को अंदर लेके आ गए, क्लोरीन को बाहर लेके चले गए, तो इसमें एक जगह ब्रोमीन चला जाएगा और एक जगह क्लोरीन चला जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसमें भी ये भी आंसर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड ही। अरे खतरनाक नहीं हो गई है। छोड़, इसको अभी होल्ड पे रख रहे हैं, इसका डिसीजन नहीं कर रहे हैं, मतलब इसको हमको थोड़ा काउंटिंग करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आंसर 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग स्टीरियो आइसोमर काउंट करें तो सारे केसेस आंसर ज्यादा आ रहे हैं। स्ट्रक्चरल तो बोलने का कोई सेंस नहीं है, केवल स्टीरियो ही बोलने का सेंस, और केवल स्टीरियो आइसोमर का काउंटिंग है तो फिर सवाल में थोड़ा सा एरर है। केवल स्टीरियो आइसोमर का काउंटिंग मेरे हिसाब से देना नहीं चाहिए, केवल 4 आइसोमर बोला है। बट एक्चुअल में थर्ड में भी पॉसिबिलिटी ज्यादा निकल के आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो मिला के काम करे तो थर्ड वाले केस में भी ज्यादा आंसर निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से चारों ही आंसर नहीं होगा, अनलेस कि हम लोग केवल स्टीरियो आइसोमर की बात करें। और स्टीरियो आइसोमर की काउंटिंग अलग से करना पड़ेगा, अगर वो टाइम टेकिंग चीज होता है तो हम भी स्ट्रक्चर बना के ही काम करेंगे, हम भी आंसर याद रखें तो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा। खैर, और मेरे हिसाब से थर्ड आंसर, और एक बार आंसर चेक कर लो तो थर्ड आंसर दिया है क्या, क्योंकि मेरे हिसाब से थर्ड भी आंसर नहीं है, थर्ड में भी 5 स्ट्रक्चर आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, फोर्थ दिया है सर। आंसर फोर्थ दिया है, तो फिर तो स्टीरियो का सवाल है, मतलब गलत क्वेश्चन है थोड़ा सा। केवल 4 आइसोमर नहीं बोलना चाहिए, 4 स्टीरियो आइसोमर बोलना चाहिए, क्योंकि आइसोमर का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग स्ट्रक्चरल के बाद स्टीरियो की बात कर रहे हैं। अगर स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो आयनाइजेशन आइसोमर निकल के आएगा, या अंदर से इसको हाइड्रेट आइसोमर बोलेंगे, दूसरे में भी ऐसा केस निकल के आएगा, फोर्थ में भी ऐसा केस निकल के आएगा, थर्ड में एक केस निकल के आएगा। सो उसके हिसाब से सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी थर्ड में है, और उसमें जब स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे तो वहां से पॉसिबिलिटी है। केवल स्टीरियो आइसोमर बोलेगा तब उस केस में कैलकुलेशन कर सकते हैं काउंटिंग का, बट मेरा सजेशन है कि फॉर्मूला जो याद रहेगा उसके बेसिस पे काम कर लो। फॉर्मूला भी नहीं, जो टेबल बना है उस पर सर जो बताएंगे उसके हिसाब से काउंटिंग कर लो। हम स्ट्रक्चर बना के गेस कर सकते हैं, बट सवाल थोड़ा सा एरर वाला है, मतलब हम तो उसमें स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो काउंट करके चल रहे थे, सवाल केवल स्टीरियो आइसोमर का है। बेस्ट होगा कि टेबल के थ्रू ही काम कर लो। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, मतलब हर एक का स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से वर्थलेस है। पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाया, सारी पॉसिबिलिटी चेक की, दूसरे वाले का स्ट्रक्चर बनाया, सारी पॉसिबिलिटी चेक की, थर्ड वाले का स्ट्रक्चर बनाया, सारी पॉसिबिलिटी चेक की, ऑल्दो थर्ड वाले में स्टीरियो आइसोमर बनेगा नहीं, एक ही रहेगा, बट एनीवे सारी पॉसिबिलिटी चेक की, फोर्थ का स्ट्रक्चर बनाया, सारी पॉसिबिलिटी चेक की। सो इतना सारा पॉसिबिलिटी जब चेक करने पे बात आएगा तो फिर बेस्ट है कि हम लोग, बेटर होगा कैलकुलेशन डायरेक्टली करना सीख लें। खैर, सो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको हम इग्नोर करना प्रेफर करेंगे, ये उत्कर्ष सर के थ्रू डिस्कशन कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। और हम इसको ट्राई केवल इसलिए किए थे क्योंकि हमको लगा कि स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो में कुछ कुछ काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टीरियो का केवल सवाल है, अदरवाइज चारों ही आंसर नहीं होने वाले हैं। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, किस में विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी हो सकती है। सो इसमें आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से अपने कैलकुलेशन के पार्ट में कि हम लोग डीडी ट्रांजिशन कर रहे थे लास्ट क्लास में, ऐसा कोई डिस्कशन हम लोग किए थे, और उस डीडी ट्रांजिशन के पार्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। वैसे ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पारामैग्नेटिक स्पीसीज, एक मिनट, पारामैग्नेटिक स्पीसीज कलर्ड नेचर का होता है, ये हम लोग काफी टाइम से सीख रहे हैं, ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहली बार सीखा करते हैं।
सो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज किस में निकल के आना चाहिए? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 होता है। 21 में 3 प्लस दे रखा, अगर 3 प्लस दे रखा है इसका मतलब हम लोग 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए और 3d में से भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन था वो हटा दिया, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। दूसरा टाइटेनियम की बात करते हैं, 22 और इसमें 4 प्लस है, दोनों लिगेंड जीरो चार्ज में, इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इसमें भी जीरो इलेक्ट्रॉन बचेगा, डी ट्रांजिशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। तीसरे वाले केस में क्रोमियम दे रखा और इसमें 3 माइनस दे रखा है, 3 माइनस मतलब क्रोमियम पे +3 दे रखा है, तो 24 में हम लोग का 4s1 3d 5 निकल के आता है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हटाया, इसके अलावा बाकी बचे हुए पार्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन हटाया, सो 3d 3 बच जाएगा। अब यहाँ एक सवाल है, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, लास्ट क्लास में ऐसा डिस्कशन किया था हम लोगों ने। सो अपने डिस्कशन में पेयरिंग तो होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इसमें 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 2 डी ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली ही पड़ा है, तो पेयरिंग क्यों कराना है इसमें जब 2 डी ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली पड़ा है? इनर डी ऑर्बिटल D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। सो ऐसा मत सोच लेना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगा ही होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेयरिंग होगा, यहाँ पे जरूरत के बिना ही अंदर खाली डी ऑर्बिटल है। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब डी ट्रांजिशन होगा, तो आराम से कलर्ड नेचर निकल के आ सकता है या विजिबल लाइट एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसमें भी एक्सपेक्टेड है। ऐसा भी हो सकता है कि जो रेंज वो अल्ट्रावायलेट में चला जाए, बट स्टिल एक्सपेक्टेड है कि ये पॉसिबिलिटी है। कोबाल्ट के साथ NS3, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है, इसमें तो जिंक दे रखा है, फेरस कोबाल्ट निकल मतलब 27 है, 27 के हिसाब से 3 प्लस निकालेंगे तो 4s2 3d 7 होना चाहिए, उसकी जगह 6 निकल के आ जाएगा। सो अपने 3d 6 वाले पार्ट में अमोनिया में पेयरिंग होना चाहिए, अगर पेयरिंग होगा तो हम लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन में 2 पेयर बन जाएंगे, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 आ गया, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ गया तो फिर कलर नेचर नॉर्मली नहीं होना चाहिए। ऑल्दो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं हम, इसको याद रख लो तो ज़्यादा बेटर है, केमिकल बॉन्डिंग का इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कलर्ड नेचर का होता है एज कम्पेयर टू डायमैग्नेटिक स्पीसीज। सो डायमैग्नेटिक मतलब जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, ये कलरलेस होना चाहिए, जो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है ये कलर्ड होना चाहिए। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के MOT में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होता है, O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है बट कलरलेस है, जबकि F2 मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है बट कलर्ड नेचर का है। सो आप इसमें सोच के देखिए कि ऐसा क्यों होता है, लाइक O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होते हुए भी कलरलेस है, लेकिन F2 मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होते हुए कलर्ड है। सो इसका छोटा सा डिस्कशन होमो और ल्यूमो से एसोसिएटेड होता है, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग डिस्कशन करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बट ये प्रॉपरली एडवांस का क्वेश्चन होगा, ये मेंस के लिए क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता। खैर, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट तो इजी था, बनने लायक क्वेश्चन है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। ऑल्दो एक चीज है कि इसमें हर चीज का कॉम्बिनेशन है, पेयरिंग का कॉम्बिनेशन, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक स्पीसीज का कॉम्बिनेशन और सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट मैच विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ देयर सेंट्रल मेटल, किसका हाइब्रिडाइजेशन सही से मैच नहीं हुआ है? सो निकल दे रखा, फॉस्फोरस और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन दे रखा है बेसिकली। सो निकल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, पहले तो हम लोग का लिगेंड क्या बोलते हैं, लिगेंड फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन डोनर एटम हो गया या फॉस्फोरस डोनर एटम हो गया, ये दोनों के दोनों नॉर्मली हम लोग स्ट्रॉन्ग में सोचा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में फॉस्फोरस वाला पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में आता नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसमें पेयरिंग नहीं होगा, बट स्टिल चेक करके देख लेते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? फेरस कोबाल्ट निकल। अगर फेरस कोबाल्ट निकल कॉपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो निकल में हम लोग का एटॉमिक नंबर 28 हो जाएगा, और 28 के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोगों का चार्ज अगर डिस्कशन करना शुरू करें तो कितना चार्ज निकल के आएगा, अभी बताओ भाई, आप में से कोई इंसान जवाब दो। ppS3 इसका चार्ज कितना होता है? 0। अगर इसका चार्ज 0 है तो फिर हम लोगों का क्लोरीन के ऊपर -1 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा? सो +1 निकल के आएगा। सो अगर हम लोग 28 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बात करके देखें, बड़ा घटिया सा सवाल है। सो 28 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर देखें तो 4s1 आएगा। अच्छा, 3d8, वाह, 4s1 3d8 कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया भाई?
D9 में ले जाएंगे ना फिर। हाँ हाँ वही लेना पड़ेगा 3D8 में। मतलब है कि इसमें पेयरिंग होगा तभी भी कोई फायदा नहीं है। 3D8 मतलब 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें पेयरिंग होगा। ऑल्दो होना नहीं चाहिए बट स्टिल पेयरिंग होगा क्योंकि यहाँ पे जगह ही खाली नहीं है 4s1 वाले पार्ट में। तो वहाँ पे जगह खाली कराना मस्ट है, तो पहले पेयरिंग कराएंगे। पेयरिंग कराने से डबल इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 4s इलेक्ट्रॉन उठा के नीचे भर देंगे। लास्ट क्लास में ऐसा एक डिस्कशन हुआ था। सो पेयरिंग हो रहा है यहाँ पे बट स्टिल अंदर का डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो इसीलिए आंसर नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा ऑप्शन हो गया, मतलब हम तो इसको किसी और सेंस में सोचे थे बट अच्छा ऑप्शन हो गया। दूसरे वाले के मतलब ये करेक्टली मैच नहीं है ये आंसर। अच्छा यही आंसर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा क्योंकि पेयरिंग होने के बाद भी अंदर डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, sp3 होना चाहिए। जबकि यहाँ dsp2 दिया तो आंसर हो जाना चाहिए। CuCN फिर भी चेक कर लेते हैं। CuCN4 3 माइनस, तो सर बार उसमें माइनस। लेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग मानेंगे कि वीक मानेंगे? नॉर्मली तो यार वीक ही लिया जाता है फॉस्फोरस वाले पार्ट को, बट यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन हो रहा है। जैसे हम स्टिल बोले थे लास्ट क्लास में, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको मॉलिक्यूल के हिसाब से सोचना पड़ेगा, अनलेस की कोई एक्सेप्शन हो। अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो फिर बात अलग है। तो नॉर्मली इसको लेते नहीं है फॉस्फोरस ब्रोमाइड एटम वाले पार्ट को, बट स्टिल अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से हमको ऐसे वर्क करना है तो हम कर लेंगे। बट लास्ट क्लास में जैसा बोला था, कुछ केसेस हैं जो हम लोग को याद रखने हैं, ऑलमोस्ट 6 7 8 केसेस हैं कुछ, उसको रटना है। अब उसको रटना है तो रटना है क्योंकि एक्सेप्शन के केसेस है जो अपने काम का है। तो इसलिए यहाँ तो वर्क हो गया, काम चल गया, क्योंकि उसके बिना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो वीक फील्ड लिगेंड हो, इसके बिना कोई चॉइस नहीं है। बट इन जनरल हो सकता है कि शायद वर्क ना हो पेयरिंग कि, मतलब पेयरिंग कराने या ना कराने की पॉसिबिलिटी है। तो इसको PPH3 को लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CN माइनस के बाद ही दिया है, बाद मतलब और लोअर NO2 में दिया माइनस है के कि पहले पहले दिया से? है। हाँ तो NO2 को हाँ तो वीक लोअर ही लेते लोअर। हैं ना। लोअर दिया है तो उसको वो बाउंड्री पे है, लाइक मॉडरेट है। कभी भी स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव करेगा वो कभी नहीं करता है, तो इसलिए उसको बोलना सही नहीं होगा। मतलब ये जो रेंज है, ये रेंज में कभी पेयरिंग होता है कभी नहीं होता है, तो इसलिए उसको मॉडरेट में रखते हैं। NO2 माइनस में भी डोनर एटम तो हम लोगों का नॉर्मली ऑक्सीजन वाला ही पार्ट निकल के आता है, तो उसको भी हम लोग मॉडरेट वाले ही पार्ट में रखते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से बोलना वो सही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर सर इसी के ऑप्शन 2 वाले पार्ट पे चलते हैं। CuCN4 मतलब -4 चार्ज होना चाहिए था, बार -1 है, इसका मतलब कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, 3D में 10 रहेगा। 3D में 10 है मतलब अंदर पूरा डी भरा हुआ है, तो जगह खाली नहीं है, sp3 बनना चाहिए आंसर। मतलब ये ऑप्शन ठीक दे रखा, मतलब आंसर नहीं होगा। कोबाल्ट के साथ H2O होल 6 3+, इसका मतलब कोबाल्ट पे +3 चार्ज दिख रहा। कोबाल्ट फेरस कोबाल्ट निकल, इसका मतलब 27 के हिसाब से काम करे तो 4s 0 हो जाएगा और 26। तो H2O में पेयरिंग नहीं होना चाहिए, बट हमको जहां तक ध्यान है कि एक एक्सेप्शन का केस है, ये आपको याद रखना चाहिए। मतलब कोबाल्ट का एक केस है वाटर के केस में, वाटर ऑल द वीक लिगेंड होता है, बट एक ये केस है जिसको हमको ध्यान रखना होता है, जिसका जहाँ पे हम लोग का पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू हाइयर होता है, सॉरी डेल्टा नॉट का वैल्यू हाइयर होता है ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग होता है। तो फिर इस केस में हम लोग का पेयरिंग होगा। अगर पेयरिंग होगा तो इनर डी ऑर्बिटल खाली होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, तो ये आंसर हम लोग का नहीं होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन में निकल के साथ अमोनिया दे रखा, 2+ चार्ज, मतलब +2 लेके चल सकते हैं। फेरस कोबाल्ट निकल, इसका मतलब 28 के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अगर 28 के हिसाब से बात कर रहे हैं, करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4s में से इलेक्ट्रॉन तो हम लोग हटा ही चुके हैं, फिर 1 2 3, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होना चाहिए, बट हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp3 D2 होगा या D2 sp3 होगा। अगर पेयरिंग करा दें तो एक ही तो जगह खाली हो पाएगा। अगर एक ही जगह खाली हो पाएगा तो फिर इस केस में पेयरिंग कराने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होने वाला है। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स यूज होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी करेक्टली मैचिंग है, ये भी आंसर अपना नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल बोल सकते हैं इसको, मतलब रिलेवेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, जो पूछने लायक, और प्लस इसमें ये एक एक्सेप्शन का केस है जो हम लोग के लिए याद रखने वाला चीज है, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या दे रखा है वैसे? ऑप्शन 3 का, मतलब क्वेश्चन 3 का वैसे तो 1 ही देना चाहिए, बट एनीवे देख लो एक बार। हाँ वही दिया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, बट इसमें एक ये मॉलिक्यूल है जो वर्थ डिस्कशन है। प्लेटिनम निकेल के नीचे आता है, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम, मतलब 5D सीरीज का एलिमेंट है। 5D सीरीज में जो वीक लिगेंड है ये भी स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव करेगा। सो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा यहाँ पे चेक कर लेना। ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके दिखाया था। लास्ट क्लास में बता रखा है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम सजेशन देंगे इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करके देखो। फोर्थ क्वेश्चन आपके ऊपर रखते हैं, इसको डिस्कशन में नहीं डाल रहे, इसको तो मार्क कर लेते हैं, रिविजन में क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 5, match list 1 and list 2 and select the correct answer. Equivalent conductance at infinite dilution. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब हम लोग कोलरॉस लॉ की बात कर रहे हैं। कोलरॉस लॉ मतलब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सबसे लास्ट टॉपिक। बट एनीवे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से मत घुसो। यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कैलकुलेशन का वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, रेदर वर्नर थ्योरी के हिसाब से जो लास्ट क्लास में बोले थे हम, वर्नर थ्योरी में थोड़ा बहुत उसका एप्लीकेशन होता है जो हम लोग को सीखना होता है। पहले वाले केस में जो हम लोगों का सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसी काम का नहीं है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो डिसोसिएट होगा। सो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो रहेगा वैसे ही रहेगा, प्लस 3Cl माइनस। सो कॉम्प्लेक्स पार्ट में +3 चार्ज होना चाहिए, तभी यहाँ पे चार्ज बैलेंसिंग होगा, पहला चीज। दूसरे वाले केस में कॉम्प्लेक्स पार्ट में कुछ रहेगा और +Cl माइनस निकल के आएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा +1। तीसरे वाले केस में कॉम्प्लेक्स +2 चार्ज के साथ +2Cl माइनस मिलेगा, और लास्ट वाले केस में कॉम्प्लेक्स का +4 चार्ज +4Cl माइनस होगा। सबसे ज्यादा आयंस फोर्थ में है, इसका मतलब सबसे ज्यादा कंडक्टेंस फोर्थ वाले टॉपिक में या फोर्थ वाले मॉलिक्यूल में मिलेगा। जितने ज्यादा आयंस, वाटर में कंडक्टेंस आयंस के वजह से होता है, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस निकल के आएगा। सबसे हाईएस्ट कंडक्टेंस का वैल्यू डी में दिख रहा, तो कैपिटल डी, कैसा घटिया सवाल, कैपिटल डी स्मॉल डी से मैच करेगा, लाइक ऑप्शन घटिया है। फिर उसके बाद हम लोग का जो पहला मॉलिक्यूल है इसमें सबसे ज्यादा आयंस हैं, इसका मतलब जो सेकंड सी ऑप्शन है ये स्मॉल ए से मैच कर जाएगा। अब सी का सी, डी का डी बोलना क्या मतलब है। फिर 229 हम लोग के थर्ड हाईएस्ट वैल्यू से मैच करना चाहिए, इसका मतलब ए में सी आ जाएगा और बी वाले पार्ट का बी आंसर आ जाएगा। सो ए का, सॉरी ए का सी बोले थे ना, ए का सी, ए का सी, बी का बी, सी का ए, डी का डी। ए का सी, बी का बी, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन 4 दिख रहा है। तो ये हम लोग की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का पार्ट है। मतलब सिंपल वर्नर थ्योरी भी नहीं बोल सकते, तो बहुत बेसिक चीज है जो हम लोग मोल कंसेप्ट से सीखते आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिसोसिएशन नहीं होता। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिसोसिएशन नहीं होता तो इसके जो काउंटर आयंस हैं ये आपको मिल जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खुद भी एक आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा, तो ये भी कंडक्टेंस शो करेगा, और साथ ही साथ क्लोरीन की तरफ से भी कंडक्टेंस निकल के आएगा। तो जहां ज्यादा आयंस होंगे वहां ज्यादा कंडक्टेंस निकल के आएगा। डिसेंट क्वेश्चन है, बेसिक है। अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग जिंदगी में कभी भी छूटेगा नहीं। यूपीएससी नोमेनक्लेचर का सवाल, ये तो हम सजेशन देंगे, खुद से ट्राई करके देखो। और दो शुरुआत में पोटेशियम दे रखा है तो पोटेशियम, और अगर नेगेटिव चार्ज लास्ट में आ रखा लिगेंड में, मतलब अगर पोटेशियम प्लस चार्ज है तो लिगेंड में नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में बस ये देख लेंगे कि हम लोग का सेंट्रल मेटल पे किस तरह का चार्ज है, उसके हिसाब से कुछ कुछ करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन मैच करा करके। हाँ, एक छोटा सा सजेशन दे रहे हैं, कभी भी नोमेनक्लेचर में अगर ऑप्शन दे रखा तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व मत करना, ऑप्शन के थ्रू काम करने की कोशिश करेंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, हमेशा ऑप्शन के थ्रू काम करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा चीज है, O2 भी दिख रहा है और यहाँ फिर से O2 दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो ऑब्वियस सी बात है, एक O2 माइनस है और एक O2 2 माइनस है, एक पेरोक्साइड है और दूसरा हम लोगों का ऑक्साइड दे रखा है। सो इसमें ऑक्साइडो, अच्छा दो ऑक्साइड दे रखा है बेसिकली, ऐसा कुछ दे रखा है, O2 माइनस का ऐसा 2 यूनिट दे रखा है। सो डाई ऑक्साइडो वर्ड दिख रहा है और परऑक्साइडो भी दिख रहा है, तो एक परऑक्साइड है और एक डाई ऑक्साइड के 2 यूनिट दे रखे हैं, मतलब डाई ऑक्साइड मतलब O2 माइनस, ऐसा ऑक्साइड के 2 यूनिट दे रखे हैं। सो इसमें ऑप्शन देख के ही मैचिंग कराना रेदर देन डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग करने की कोशिश करना। ऑप्शन देखते जाना, उसके थ्रू फटाफट क्वेश्चन सॉल्विंग में मैचिंग करके देखना, वहां से आंसर निकालना ज्यादा सुटेबल निकल के आएगा। जैसे एक छोटा सा चीज है, यहाँ 6 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ 6 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है।
आधा क्वेश्चन तो ऑक्सीडेशन नंबर से ही सॉल्व हो जाना है, दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम सजेशन देंगे कि पूरे ऑप्शन के थ्रू काम कर लेना, आधा अधूरा काम मत करना, ये तो हमारे ऊपर छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर किसी को डाउट होगा नोमेनक्लेचर में तो पूछ लेना मेरे से अलग से, बट क्लास में वर्थ डिस्कशन नहीं है। डाइसाइनाइडो के बाद सी क्या दिया है? क्या? पहला ऑप्शन में डाइसाइनाइडो के बाद सी करके क्या दिया? साइनाइड बेसिकली एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो इस केस में अच्छा ठीक है। नाइट्रोजन डोनर एटम है या नाइट्रोजन लाइक वो अटैच्ड एटम है कि कार्बन डोनर एटम है। अगर कार्बन है तो इसको सी से डिनोट करेंगे, और नाइट्रोजन तो इसको एन से डिनोट करेंगे। Question number 7. The pair in which both species have the same magnetic moment spin only value is same magnetic moment. So फिर से वही है पेयरिंग का सवाल। वैसे तो डिस्कशन ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, बट स्टिल पेयरिंग का सवाल है, पेयरिंग के थ्रू हम लोग काम करके देखना है। दोनों में सेम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करके देखना। क्रोमियम के साथ NH3 होल 6 दे रखा, तो पहला चीज क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 24, 4s1 3d 5। 3 प्लस चार्ज है, लिगेंड की तरफ से 0 चार्ज होगा, मतलब 3 प्लस ही निकल के आएगा, तो 4s में से भी इलेक्ट्रॉन हटेगा और 3d 3 बच जाएगा। 3d3 का मतलब है कि पेयरिंग तो होने से रहा, मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 जगह खाली है, 6 लिगेंड चाहिए, D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। सो पेयरिंग नहीं है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग आएगा। कोबाल्ट की बात करते हैं, फिर से H2 का लिगेंड चार्ज 0 है, मतलब चार्ज +3 ही निकल के आएगा। कोबाल्ट में फेरस कोबाल्ट निकल, मतलब 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 4s0 3d6 हो जाएगा। सो 3d6 अगर लेके चलते हैं, और अभी जस्ट ऊपर बताया एक्सेप्शन कि पेयरिंग होगा, अगर पेयरिंग होगा तो अंदर डी ऑर्बिटल खाली होगा। सो यहाँ भी हाइब्रिडेशन D2sp3 है, बट यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। सवाल में पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट सेम होना चाहिए, स्पिन ओनली वैल्यू, तो इसका मतलब पहला आंसर तो नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। सो जैसे क्रोमियम के साथ NH3 होल 6 जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि आयरन वाले केस में 2 प्लस है। सो आयरन का 2 प्लस मतलब कोबाल्ट का 3 प्लस ही निकल के आ गया, तो इसमें H2, अच्छा इसमें पेयरिंग तो नहीं होना चाहिए। अगर पेयरिंग नहीं है तब क्या केस लेके चल सकते हैं, क्योंकि आयरन वाला एक्सेप्शन तो ऐसा कुछ हमको ध्यान नहीं कि आयरन में भी एक्सेप्शन होता है। सो 1 2 3 4 5 और इसके अलावा 6, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयरिंग होगा तो फिर उसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट अगर पेयरिंग नहीं होता है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 पॉइंट समथिंग, केस की आंसर नहीं होना चाहिए। नीचे वाले केस में कोबाल्ट के साथ NH3 दे रखा, मान लेते हैं पेयरिंग होगा, बट यहाँ 2 प्लस दे रखा है। अगर 2 प्लस दे रखा है तो फिर तो पेयरिंग होने का कोई चांस नहीं दिख रहा, क्योंकि कोबाल्ट में 2 प्लस का मतलब 4s0 3d7 होगा। अगर 3d7 होगा तो फिर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अगर पेयरिंग कराते हैं तो फिर एक ही जगह खाली हो पाएगा। एक जगह खाली होना तो हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब इससे पेयरिंग नहीं होगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। और क्रोमियम के साथ NH3 ऊपर जस्ट डिस्कशन किया था, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा क्वेश्चन है। सो बेसिकली कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है, मतलब 4s0 3d7 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। 3d7 का मतलब हम लोग के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और उसके अलावा कोई और 2। अगर पेयरिंग कराएंगे तो 2 डी ऑर्बिटल खाली चाहिए, 2 डी ऑर्बिटल तो खाली हो ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। इवन दो लिगेंड स्ट्रांग है, बट पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 पॉइंट समथिंग, और क्रोमियम में तो पहले से ही था, ऑप्शन 3 आंसर कंसिडर कर सकते हैं। बट स्टिल लास्ट ऑप्शन वाले पार्ट को चेक कर लो। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्रोमियम के जस्ट बाद आता है 25। 2 प्लस है, इसका मतलब 4s में से 0 इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है, और आयरन वाले पार्ट में हम लोग के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। सो अगर पेयरिंग कराते हैं तो मान भी लेते हैं कि 2 पेयरिंग होगा, तो आयरन में भी 2 पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग होगा नहीं, बट स्टिल बोल रहे हैं अगर पेयरिंग कराते हैं तो उस केस में मैंगनीज वाले पार्ट में 5 में से 2 पेयर में चले जाएंगे, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। आयरन वाले पार्ट में पेयरिंग अगर होता है तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो पेयरिंग कराओ तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट विदाउट पेयरिंग एक जगह 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक जगह 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब बराबरी तो नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लेकिन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बोलेंगे इसको, इस सेंस में क्योंकि आपको एक एक ऑप्शन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है, फिर आंसर पे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन भारी नहीं है,
प्रैक्टिस का भी पार्ट है काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स inner d complex inner orbital complex. The oxidation number of d electrons, number of unpaired electrons on the metal ion and the number of isomers are respectively. Number of isomers तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है, बट इनर डी कॉम्प्लेक्स बोल दिया। अगर इनर डी बोला है मतलब पेयरिंग तो हो रहा होगा अगर रिक्वायरमेंट है तो, बट स्टिल अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और NO2 के ऊपर -1 चार्ज होता है। इसका मतलब इसके दो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पे +2 होना चाहिए। तो अगर क्रोमियम पे +2 चार्ज है तो फिर हम लोगों के पास क्रोमियम में, अरे यार हाँ एक मिनट, हाँ तो हम लोग के पास क्रोमियम वाले पार्ट में अगर +2 चार्ज है मतलब 4s0 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। 3d5 का मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 में सारे के सारे अनपेयर्ड हैं। अब पेयरिंग हो रहा है क्योंकि इनर डी कॉम्प्लेक्स बोला, तो एक पेयरिंग कराए तो एक ऑर्बिटल खाली होगा, दूसरा पेयरिंग कराए तो दूसरा ऑर्बिटल खाली होगा, तीसरा तो पेयरिंग हो भी नहीं सकता। सो ऑब्वियस सी बात है इसमें टोटल हम लोग के पास 3 पेयरिंग हो, सॉरी 2 पेयरिंग हो गए। 2 पेयरिंग का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली है। तो पूछा है सवाल में इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 होना चाहिए, पहला केस। कहीं कोई चार्ज तो नहीं है, हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होना चाहिए पहला केस। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स मतलब टोटल पहले डी इलेक्ट्रॉन्स पूछा, सो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स 5 निकल के आ रहे हैं। अरे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ गलती की है क्या? ओह सॉरी +2 का मतलब तो 4 हो गया ना। अरे वाह, ठीक है, हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में गलती कर दिए, तुम लोग भी बोल दिया करो यार। NO2 के ऊपर -2 चार्ज है तो क्रोमियम के ऊपर +2 होगा, इसका मतलब 4s1 3d5 वाले पार्ट में 1 खत्म हो गया, 3d में 4 बच गया, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बेसिकली हम लोग के पास 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब ऐसा कुछ केस लेके चल रहा है। अब इसमें सवाल में अभी तो एक डी ऑर्बिटल खाली है। अब एक और चीज है, ये भी थोड़ा अच्छा है कंसेप्ट सीखने लायक। बेसिकली ये सब क्वेश्चंस के थ्रू कभी कभी अपने आप आपको जजमेंट समझ में आएगा। अंदर एक डी ऑर्बिटल खाली तो है, अगर इस तरह के केस में हम लोग वीक फील्ड लिगेंड भी ले लें तो भी पेयरिंग हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अंदर एक डी ऑर्बिटल खाली है तो पहला लिगेंड तो लोअर एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन डालेगा। अब क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले में आ गया तो दूसरा भी यहीं पे मिक्सिंग में जाने वाला है, इसके हायर वाला मिक्सिंग में नहीं जाएगा, मतलब पेयरिंग बाय डिफॉल्ट होना है। बट यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में 2 पेयर कराएंगे तो 2 जगह खाली हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल चाहिए नहीं, चाहिए अपने को 2 ही ऑर्बिटल D2। इसका मतलब केवल एक पेयरिंग होगा, दूसरा पेयरिंग नहीं होने वाला है। तो अपने डायग्राम में ऐसा नहीं कि पेयरिंग सोच लिया तो हमेशा पेयरिंग में सारे के सारे पेयर बना दिए, एक पेयरिंग होगा दूसरा जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। सो अंदर 2 डी ऑर्बिटल खाली हो गया। सो पहला ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, टोटल 4 डी इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके बाद पेयरिंग होने के बाद 2 बच जाने चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? 2 4 2, ऑप्शन 3 आंसर कंसिडर कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ आइसोमर का पार्ट है ये हम लोग का 6 निकल के आएगा। तो उसमें स्ट्रक्चर, सॉरी ये क्या बोलते हैं, लिगेंड आइसोमर मेरे हिसाब से काउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक लिंकेज आइसोमर काउंटिंग में नहीं आ रहा होगा, उसके बिना ही क्वेश्चन सॉल्विंग हुआ होगा। केवल पोजिशनल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड उसका ये क्या बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, केवल उसी के बेसिस पे डिस्कशन हुआ होगा जहां तक हम मान के चल रहे हैं। सो ऑप्शन 3 ही आंसर होना चाहिए। इवन दो ऐसा सोच के देख सकते हैं कि 2 के बाद जब 4 होगा तो डबल पेयरिंग में 0 होता, पेयरिंग नहीं हो रहा है तो 2 होता, मतलब पेयरिंग अगर नहीं होता तो ये तो चॉइस ही नहीं है। सो एनीवे 6 ही आंसर होना है इसका, बट 2406 आंसर नहीं हो सकता, 2426 ही आंसर होना चाहिए। बट स्टिल एक बार आंसर चेक कर लो, आंसर में 3 ही आंसर दिया है क्या, एक बार चेक करके बता दो कोई। सही है। ठीक है, मतलब जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा टाइम लग रहा है डिस्कशन करने में, क्योंकि पेयरिंग होगा उसके बाद ही सारे सवाल दे रखे हैं। अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन है बेसिकली। तो पेयरिंग कराओ तब उसके बाद आगे की चीजें करो, और मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, पेयरिंग होगा नहीं होगा, पेयरिंग होगा नहीं होगा। तो कुछ एक्सेप्शन है जिसका ध्यान रखना है, कुछ डिसीजन मेकिंग का पार्ट जो जैसे यहाँ पे सीखा, जो लास्ट क्लास में हम बताए थे, बस ध्यान रखना है थोड़ा। Which of the following compound complex compound would not show geometrical isomerism? तो इसका हम लेक्चर भेजेंगे, उसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा इसका सवाल दे रखा है।
तो पहले वाले केस में EN दे रखा है, EN हमेशा बगल में ही रहेगा और बाकी को बगल में जाना पड़ेगा, पहला ही आंसर हो जाना चाहिए। दूसरे वाले केस में रेफरेंस बनाने के लिए क्लोरीन ब्रोमीन है, ये ज्योमेट्रिक क्लास में शो करेगा। तीसरे वाले केस में ग्लाइऑक्सीमेटो में हम लोग नहीं, तीसरा भी आंसर हो सकता है, एक सेकेंड, COEN होल 6। सो जो मेटल के पार्ट आजू बाजू 6 लिगेंड्स होंगे, मल्टीपल करेक्ट आंसर कहाँ से हो जाएगा। ये हमेशा बगल में ही रहेगा, कुछ भी कर लो, बाकी जगह पे ही जाना पड़ेगा SCN को। पहला वाला तो नहीं होना चाहिए। दूसरे वाले केस में ग्लाइऑक्सीमेटो दे रखा, ग्लाइऑक्सीमेटो वाले पार्ट में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, अच्छा उसमें जो लीगेंड है बाइडेंटेट है और अनसिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो ग्लाइऑक्सीमेटो का नाइट्रोजन डोनर एटम और जो ऑक्सीजन डोनर एटम है उसके हिसाब से ज्योमेट्रिक क्लाइस्मर हो जाएगा। एक जगह ऑक्सीजन डोनर एटम चला गया, उसके अपोजिट में ऑक्सीजन डोनर एटम चला गया, और दूसरा ऐसा कि जहाँ पे अपोजिट में ऑक्सीजन डोनर एटम नहीं रहेगा, सो ज्योमेट्रिक क्लाइस्मर शो करेगा। अच्छा ऑप्शन है। लास्ट वाले केस में क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन क्लोरीन बगल में चला गया, क्लोरीन अपोजिट में चला गया, सो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक क्लास में शो करेगा। ये भी आंसर निकल के नहीं आएगा, ऑप्शन 1 आंसर होगा। कैसे आए आंसर, ये पार्ट के लिए मेरा डिस्कशन जरूरी है। जो हम आपको बोले थे कि मॉलिक्यूल स्टीरियोआइसोमर कैसे शो करता है, ये सीखना अच्छा चीज है, ये जरूरी भी होगा। स्टिल एक और भी चीज है जो उत्कर्ष सर टेबल आपको बताएंगे, उस टेबल में पता चल ही जा रहा है कि किस तरह के केस में ज्योमेट्रिकल एस्पर का नंबर क्या है, तो उधर से भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे वो बड़ा सिंपल सा चीज बोलते हैं कि सर हमको जैसे इमेजिनेशन नहीं आता, लेकिन टेबल तो हम आराम से रट सकते हैं ना। तो जैसे ही पेपर शुरू हुआ फटाफट पेपर में हम टेबल बना दिए, तो हमको पता है कि एक सवाल इधर से आ सकता है, पेपर बना दिए, दिमाग ही नहीं लगाना। जैसे ही खाली टाइम मिला शुरू में, पेपर में जाते ही वहाँ पे टेबल बना दिया। अब जैसे ही वहाँ टेबल बनाया, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें टेबल में से मैच करा के देखा कि अच्छा इस पर्टिकुलर केस में ज्योमेट्रिक क्लाइस्मर का नंबर 0 नहीं है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक क्लाइस्मर शो करेगा। ये भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं। Which of the following is not an ambidentate ligand, कौन सा ambidentate ligand नहीं है। सो CN माइनस होता है, SCN माइनस होता है, NO2 माइनस होता है, कार्बोनिल इज नॉट एन ambidentate ligand। सिंपल क्वेश्चन था। द कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। मेंस वेंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली पूछे जाते हैं, वर्थ डिस्कशन है, थोड़ा ध्यान रखना। The coordination number of a central metal atom in a complex is determined by the number of only anionic ligand bonded to the metal, the number of ligands around the metal ion bonded by pi bonds। pi bond से तो मतलब भी नहीं होता है। The number of only neutral ligand around the metal ion bonded by sigma bond, नहीं। The number of, मतलब पहला दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता। Number of sigma bond between the ligand and the central atom, that is the number of ligand donor atom, ऑप्शन 4। ये तो बहुत ही बेसिक है, इजी क्वेश्चन है। The hypothetical complex can be represented at, nomenclature का सवाल है, खुद से ट्राई करके देखिए, ये क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर रहा है। 1 mole of a complex compound, 1 mole, अच्छा 1 mole of a complex compound chromium H2O whole 6 Cl3, मतलब यहाँ पे एक ब्रैकेट दे रखा और बाहर Cl3 होना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है ये नॉर्मली अंदर निकल के आएगा, बट इसे आगे पड़ता है। gives 4 moles of iron when dissolved in water, 4 आयंस मिलने चाहिए। 4 आयंस कैसे मिलेगा, तो वाटर तो आयन बना ही नहीं सकता। अगर वाटर आयन नहीं बना सकता तो तीनों क्लोरीन आयन मिला लो तो 3 Cl माइनस मिलेंगे और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिल जाएगा। सो बेसिकली टोटल 4 आयन अगर बनाने हैं तो क्लोरीन को ही बाहर रहना पड़ेगा। इवन दो एक चीज ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है ये नॉर्मली अंदर रहा करता है, बट स्टिल क्वेश्चन के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करना, रट के मत बैठ जाना। 1 mole of the same complex react with 3 moles of AgNO3 to yield 3 moles of white precipitate। हाँ ठीक है, AgNO3 का 3 मोल बेसिकली 3 Cl माइनस के साथ कंबाइन करके 3 AgCl बनाएगा, तो बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है, व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब AgCl। ऑल्दो सवाल और बेटर कैसे दिया जा सकता था कि बस व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, AgCl नहीं बताता। ऐसा बोल देता कि 3 मोल AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन होकर के 3 मोल ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो थोड़ा सवाल और अच्छा बोल देते, चीजें सिंप्लीफाई करके दी हुई है। सो बेसिकली बाहर तीनों क्लोरीन होना चाहिए, ऑप्शन 4 आंसर कंसिडर कर सकते हैं। ये भी आपके वर्नर थ्योरी का ही एक एप्लीकेशन है, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो नॉर्मली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है अगर जरूरत पड़ा तो, या आयंस में डिसोसिएट करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन हम सजेशन देंगे, खुद से ट्राई करके देखो। अभी जस्ट डिस्कशन किया था, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। सो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखना, इसमें नया कुछ नहीं है। EN वैल्यू ऑफ आयरन इन K4 एफिशिएंसी 6। आयरन वाले पार्ट का अगर डिस्कशन करना शुरू करें तो पहला चीज K4 प्लस दे रखा है, इसका मतलब यहाँ -4 होना चाहिए। सो -4 का मतलब -6, यहाँ +2 हो जाएगा। आयरन में 4:3d6 हो गया, मतलब सॉरी 26 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 24 बचा। और 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन आ गया। 24 + 12 मतलब 36। 36 36 ऑप्शन 1 ले सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, साइनाइड एंड कार्बोनिल्स नॉर्मली EN रूल को फॉलो करते हैं। ये भी एक EN रूल का छोटा सा पार्ट है। जितने भी साइनाइड्स और जितने भी कार्बोनिल्स हैं नॉर्मली वो EN रूल को फॉलो करते हैं। अगर नहीं करते तो एटलीस्ट डायमराइज वगैरह करके करने की कोशिश करते हैं। तो इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ भारी नहीं है। कोई दिक्कत है अगर किसी को इस कैलकुलेशन में तो पूछ लो, हम फिर से बता देंगे। ये टॉपिक ऐसा है या ये क्वेश्चन ऐसा है जो छूटना ही नहीं चाहिए जिंदगी में कभी, और एक बार सीख लो लाइफ टाइम याद रहता है। कोई दिक्कत है किसी को 15 नंबर में है तो बता दो फटाफट। Which of the following species has no d electrons in the central metal atom is d electron? Which of the following has no d electron? d electron ही नहीं है, so d electron नहीं होगा टाइटेनियम वाले पार्ट में। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि टाइटेनियम सबसे छोटा ही स्पीसीज दिख रहा है, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। बट स्टिल कैलकुलेशन कर लेते हैं। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 21 है, क्लोरीन -3 को बैलेंस करने के लिए +3 होगा। ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। बाकी क्रोमियम, उसके आगे क्रोमियम, उसके आगे कॉपर, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, कितना भी इलेक्ट्रॉन हटा दो, +10 तो बना भी नहीं सकते एनीवे। तो इसलिए पहला ऑप्शन आंसर होगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, केवल इस काउंटिंग का पार्ट है, बेसिक चीजें हैं। द स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल। स्क्वायर प्लानर के लिए S के साथ px जाता है, py जाता है, और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखे थे dx² y²। ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं क्योंकि इनका ओरिएंटेशन एकदम प्रॉपर वे में होता है। और लास्ट क्लास में बताया था कि z डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं, तो z डायरेक्शन में जो भी ऑर्बिटल है वो हट जाएगा, बाकी x और y तो रहेगा। ऑप्शन सेकंड कंसिडर कर सकते हैं। फैक्ट ओरिएंटेड सवाल है, ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग से सीखते आ रहे हैं। ये जो 4 पार्ट है ये मिल करके XY डायरेक्शन में बॉन्ड बनाता है। और इसके अलावा जो हम लोग का sp3d2 है उसमें dz² वाला पार्ट और pz, ये दोनों मिल करके आपका क्या बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है z डायरेक्शन में। तो ये दोनों हट गया, बाकी 3 पार्ट 4 पार्ट बचे रह गए। Which of the following which of the following is an outer orbital complex according to valence bond theory? कौन सा outer orbital complex होना चाहिए? वैसे तो जिंक दिख रहा है हमको, क्योंकि जिंक वाले पार्ट में हम लोग का +2 दे रखा, तो 4s से इलेक्ट्रॉन हटेगा। 3D में तो इलेक्ट्रॉन जगह ही नहीं खाली है, तो फिर इसमें इनर डी कॉम्प्लेक्स बना भी कैसे सकते हैं? इसका मतलब यही आंसर होना चाहिए। तो कभी कभी आपको सारे ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं, मेटल देख के भी आंसर पहचानना है। तो जैसे ही सबसे पहली नजर में मेटल देखे कोबाल्ट क्रोमियम मैग्नीज जिंक, तो दिखा कि कोबाल्ट क्रोमियम मैग्नीज में पेयरिंग वेयरिंग हो जाता है, जिंक में पेयरिंग नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे पेयरिंग का, अनलेस कि इस पे ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा हायर निकल के आए। बट जिंक +2 के अलावा ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो भी नहीं करेगा, तो इसलिए यही आंसर होना चाहिए। बट बाकी सब जगह पे देख लेना कि पेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और डेफिनेटली पेयरिंग हो ही रहा होगा क्योंकि बाकी जगह पे आउटर डी बन नहीं रहा, बाकी जगह पे इनर डी कॉम्प्लेक्स बन रहे होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद जैसे मैंगनीज में या क्रोमियम में अंदर जगह ही खाली हो कि पेयरिंग की जरूरत ना पड़े। +3 का मतलब अंदर 2 ऑर्बिटल खाली रह जाएगा। मैंगनीज में प्लस यहाँ भी 3 है, +3 का मतलब अंदर पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है। सो पहले में जगह खाली है, दूसरे में पेयरिंग है, और तीसरे में ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट भी मॉडरेट के रेंज में आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पेयरिंग कराता हुआ हमको तो दिख रहा है। चेक कर लेना एक बार बना करके, तो ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। इन निकल H2O6 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल इज, खुद से सॉल्व करने लायक सवाल है। एक्सेप्शन केस अगर नहीं है तो फिर तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेना चाहिए। Which of the following species has square planar geometry? जहाँ पे भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। सो पेयरिंग का बेसिक सा केस है, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। वैसे देख के मालूम पड़ रहा है
थर्ड ऑप्शन, क्योंकि प्लेटिनम जो है इस केस में पेयरिंग होगा, 5D सीरीज का एलिमेंट है, सो पेयरिंग अगर होगा तो इस केस में 4 लिगेंड के लिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली निकल के आना चाहिए, बट स्टिल एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पे पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है। स्पीसीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर से वही पेयरिंग नहीं होना चाहिए, आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, ऐसा कुछ कंसिडर करने की कोशिश करना है। सो पैलेडियम में ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम तीनों एक लाइन से है। सो अगर मान लो कि हम लोग निकेल लेके चले और निकेल में साइनाइड दिया, तब यहाँ पेयरिंग होगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो पैलेडियम में अगर वीक लिगेंड भी है तो भी पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग में तो पेयरिंग होगा ही होगा, वीक लिगेंड में भी पेयरिंग होगा, तो इन दोनों में तो ऐसे भी इनर डी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा स्मार्टली काम करना है कि भाई निकेल के साथ CN4 और Cl4 है, सो अगर कभी भी sp3 बनना है, मतलब पेयरिंग नहीं होना चाहिए, तो आंसर होगा तो फोर्थ ही आंसर होगा, थर्ड सेकंड तो ऐसे भी नहीं हो सकता। और क्योंकि हम लोग 3D सीरीज और के नीचे 4D और 5D में जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग तो कराएगा ही कराएगा, वीक भी पेयरिंग कराएगा, मतलब दोनों में DsP2 आएगा आंसर, ये भी आंसर नहीं हो सकते। सो लास्टली अपने पास चॉइस क्या बच गया, फोर्थ ऑप्शन ही चॉइस बच गया 21 वाले पार्ट में। तो इसमें बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाला जा सकता है, बस आपको थोड़ा स्मार्टली इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका बस मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट विल बी मैक्सिमम, किसमें डेल्टा नॉट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर सेंट्रल मेटल सेम है, सब जगह सेम ही दिख रहा, तब उस केस से फिर हम लोग डोनर एटम के हिसाब से बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हिसाब से बात करेंगे। तो ऐसे ऑल्दो हर जगह पे हम लोगों का वैल्यू कोऑर्डिनेशन नंबर का सेम है, तो लिगेंड फील्ड के हिसाब से CN माइनस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सबसे ज्यादा डेल्टा नॉट क्रिएट करेगा, ऑप्शन थर्ड आंसर होना चाहिए, कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो कॉम्प्लेक्सेस वुड शो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। तो जिस जगह पे पेयरिंग होगा हम लोग उसके हिसाब से सोच के देख सकते हैं। जैसे क्रोमियम में भी जस्ट डिस्कशन किया था, इसमें पेयरिंग नहीं होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली है। कोबाल्ट वाले पार्ट में अगर जाएंगे तो पेयरिंग होने के चांसेस हैं कोबाल्ट वाले पार्ट में। सो फेरस कोबाल्ट निकल मतलब 27 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 मतलब 26, 26 का मतलब टोटल हम लोग पेयरिंग करा के 2 जगह खाली कर सकते हैं। सो 2 जगह खाली किया, पेयरिंग अगर हो गया इसका मतलब डाइपोल सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। जिंक वाले पार्ट में 2 प्लस दे रखा, 2 प्लस दे रखा मतलब पेयरिंग का कोई स्कोप ही नहीं है, पहले ही से सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 0 हो जाएगा वैल्यू। और निकल की अगर बात करें तो फेरस कोबाल्ट निकल मतलब 28, 28 के हिसाब से 2 प्लस इसका मतलब 4s 0 3d 8 निकल के आएगा। सो अगर 3d 8 निकाल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर पेयरिंग होता भी तो भी 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 1 ही आंसर होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बट अगर पेयरिंग होता भी तभी भी, फिर पेयरिंग नहीं भी होता या होता भी, आंसर तो लोअर ही रखने का निकल के आने वाला है, हाईएस्ट नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, ऊपर जस्ट ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इसको हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं या आपको सॉल्व करना है। जो जो क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं वो सब मार कर लेते हैं, सब एटलीस्ट ट्राई करके देखो। ये सब एटलीस्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो, लाइक एक बार सीख लिया तो लाइफ टाइम फिर मोस्टली याद रहेगा। फिर इनर डी कॉम्प्लेक्स एंड पैरामैग्नेटिक खुद से सॉल्व करके देखो, दिमाग नहीं लगाना है। ये भी शायद एक्सेप्शन का केस है, COF6, H2O तो था ही और COF6 भी रहता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। हम लिस्ट एक बार भेज देंगे, मेरे भी दिमाग से थोड़ा निकला हुआ है, हम एक बार लिस्ट भेज देंगे क्योंकि एक्सेप्शंस याद करने के ऊपर बेस्ड है, मेरे दिमाग से बहुत दिनों से निकला हुआ है। हम बस जेनरिक थ्योरी बता सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स याद है वो सब बता सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक ऐसा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला याद रख पाना बहुत मुश्किल चीज होता है, ये हम नहीं बता पाएंगे। Question number 26, CONH3 whole 5 Br SO4 CONH3 whole 5 SO4 Br are examples of, so अंदर का आयन बाहर का आयन चेंज हो गया तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म हो जाएगा। अंदर का आयन या बाहर का सॉल्वेंट अगर चेंज होगा तो उसको सॉल्वेट आइसोमरिज्म और वाटर केस में हाइड्रेट आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो इस केस में तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का बेसिक केस है। फेक एंड मर आइसोमरिज्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, बेसिकली सेंट्रल मेटल के अलावा A3 एंड B3
इस तरह के केस में हम लोगों का फेशियल एंड मेरिडियनल आता है। बेसिकली ऐसा समझ लो आप कि अगर हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप बनाने की कोशिश करें तो इसमें अगर एक फेस मतलब ऐसा, एक फेस पे अगर तीनों सेम लिगेंड आ गए तो इस चीज को हम लोग फेशियल बोला करेंगे। और अगर एक फेस पे तीनों सेम लिगेंड नहीं है तो इस चीज को हम लोग मेरिडियनल बोला करते हैं। सो तीन मतलब एक फेस का मतलब ऑक्टाहेड्रल में टोटल 8 फेसेस होते हैं। ऐसा हम शायद आप लोगों को क्लास वगैरह में सिखा चुके हैं जहाँ तक हमको ध्यान है, बट स्टिल एक बार डायग्राम बता देता है। ये सब मतलब ऐसा चीज है जो फिजिकल क्लासरूम में ज्यादा बेटर समझा जा सकता है, बट एनीवे थोड़ा सीखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लो फेस की बात करते हैं तो एक ये फेस हो गया, इसके बाद दूसरे फेस की बात करते हैं तो ऐसा भी कुछ फेस ले सकते हैं, इसके बाद तीसरे फेस की बात करते हैं तो ऐसा कुछ एक फेस लिया जा सकता है, चौथे फेस की बात करेंगे तो पीछे वाले साइड में सा रेड कलर का फेस बना लेते हैं ये। तो बेसिकली ऊपर वाले पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल में 4 पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करें तो 4 फेसेस आ रहे हैं। तो सिमिलरली वैसा ही फेस इधर भी आएगा, हॉरिजॉन्टल में एक फेस आ गया, यहाँ नीचे वाले पॉइंट से इसको मिला के एक दूसरा फेस आ गया, फिर येलो वाले पार्ट के हिसाब से इधर एक पॉइंट और यहाँ दूसरा पॉइंट, इसको मिला करके हम लोग तीसरा फेस बना सकते हैं। और पीछे वाले साइड को अगर कंसिडर करें ब्लैक कलर से देख लेते हैं, ऐसा ये 4 फेस हो गया। तो टोटल 8 फेसेस हैं, इसलिए हम लोग ऑक्टा वर्ड यूज करते हैं। हेड्रल मतलब फेस, ऑक्टा मतलब 8, टेट्रा मतलब 4, तो उधर एक्चुअल में 4 फेस निकल के आता है। इसमें से अगर किसी एक ही फेस के ऊपर हम लोग सारे लिगेंड्स रखते हैं ऐसा 3, सो एक फेस पे लिगेंड्स अगर आगे तो उसको हम लोग फेशियल आइसोमर बोला करते हैं, और दूसरे में फिर लिगेंड एक फेस में नहीं होंगे उसको मेरिडियनल बोला करते हैं। तो तीनों लिगेंड या तीनों पोजीशन के लिए अवेलेबल होने चाहिए, मतलब आराम से MA3 टाइप्स कुछ ले सकते हैं, MA3B3 टाइप्स हम लोग ऑप्शन ले सकते हैं। ये याद रखने लायक इंफॉर्मेशन है, याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये एक छोटा सा डिस्कशन का पार्ट है, ये हम अभी छोड़ देते हैं, सिखाना पड़ेगा, उससे बेस्ट है कि आप लोग लेक्चर देख लो उसके थ्रू सीख लो। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ इन द विजिबल रेंज। अच्छा सवाल है ये तो क्वेश्चन नॉर्मली एडवांस में होना चाहिए, काफी अच्छा सवाल है। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रेंज। एब्जॉर्प्शन का मतलब है विजिबल लाइट आके नीचे के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा, जितना ज्यादा, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में, SC/λ। जितना ज्यादा एनर्जी होगा वेवलेंथ उतना ही छोटा होना चाहिए। सो जितना ज्यादा ये एनर्जी गैप होगा उस केस में उतना ही छोटा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा होगा। सो एनर्जी गैप का मतलब DT ट्रांजिशन में जितना ज्यादा डेल्टा नॉट होगा उस केस में वेवलेंथ वाला पार्ट उतना ही कम होना चाहिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा तब उस केस में स्प्लिटिंग का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर स्प्लिटिंग का वैल्यू ज्यादा होगा तो हम लोग उसके हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो चारों सेम ही सेंट्रल मेटल दे रखा, हर जगह 6 ही लिगेंड है, सब जगह सब कुछ सिमिलर दिख रहा, तो चारों अगर सेम ही मेटल है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3 है सबसे ज्यादा, फिर NO2 का नंबर आएगा, फिर H2O का नंबर आएगा, फिर F का नंबर आएगा। ऐसा ही होता है ना कि F पहले आ जाता है, ये 5 जहां तक हमको ध्यान है बाद में आता है, बट स्टिल ऑर्डर एक बार देख लो, ऑर्डर मेरे दिमाग से थोड़ा मिस हो रखा है। सो NH3 में सबसे ज्यादा CFSE वैल्यू होगा, इसका मतलब सबसे लोअर वेवलेंथ NH3 में आना चाहिए। सो 2 का आंसर सबसे लोएस्ट दिखना चाहिए। अरे ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं यार, NH3 में, अच्छा NH3 में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा तो वेवलेंथ सबसे छोटा होना चाहिए, 2 सबसे छोटा, ऐसा कहाँ दिया है? NO2 और NH3 में ऑर्डर उल्टा होता है क्या? कोई इंसान ऑर्डर देख करके एक बार बताओ, मेरे हिसाब से तो उल्टा नहीं होना चाहिए, बट अमोनिया और NO2 में NO2 आगे आता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। सीरीज देख के बता दो सीधा। हाँ सर, NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या बात कर रहा है, इतना कैसे बोल यार हम? कितना पेज नंबर तुम्हें था कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कमांड? 52 पेज नंबर पे सर। 52 पेज नंबर 21। अरे तो खतरनाक हो गया, हमको पढ़ना पड़ जाएगा एक बार कोऑर्डिनेशन कमांड। मतलब ठीक है, हम मेमोरी बेस्ड चीजें हैं हम भूल सकते हैं भाई, आपको नहीं भूलना है,
हम भूल सकते हैं इसमें, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें हम भूल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर वाली चीजें हैं, वो कौन एलिमेंट आगे है कौन सा एलिमेंट पीछे है इतना आसान नहीं होता है याद रखना, उसको लिखना पड़ता है एक दो बार, बस थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड रहता है मेरे हिसाब से। मोस्टली तो मेरा ये पता नहीं क्या था ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड, अच्छा NO2 माइनस ज्यादा होता है, खतरनाक। चलो सो NO2 अगर ज्यादा है तो फिर तो सवाल वैसे ही सॉल्व हो गया, और ठीक है मतलब मेरे इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा करेक्शन हो गया। NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसका मतलब इसमें डेल्टा नॉट ज्यादा होगा और इसमें वेवलेंथ सबसे छोटा होना चाहिए। सो 1 का आंसर सबसे लोएस्ट होना चाहिए, फिर 2 का नंबर आना चाहिए। और H2 और फ्लोरीन में किसका ऑर्डर होता है भाई, चलो देख ही लेते हैं, हम भी कमेंट नहीं कर रहे, देख लेते ज्यादा बेटर होगा, इसी बहाने तुम लोग भी देख लेगा ऑर्डर। H2O का होता है सर। देख लेते हैं भाई हम भी उसी बहाने। हाइड्रोजन तो लास्ट में ही आता है। हाइड्रोजन लास्ट में आता है लेकिन फ्लोरीन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन वो छोटा एटम है, इसीलिए बेटर है कि ही कर ले। अरे यार माथा खराब कर रहा है, पेज नंबर 14 बड़ा गंदा ग्लिच है तो वन नोट में। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ पीरियड टेबल, इसके बाद नंबर आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग के बाद ही था शायद से कोऑर्डिनेशन नंबर। यस सो लिगेंड फील्ड थ्योरी के हिसाब से फ्लोरीन कहाँ पे है, पहले आयोडीन सबसे लोएस्ट हमको याद है, ब्रोमीन पहले है, SCN माइनस पहले होता है, याद रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिकनेस रहता है SCN माइनस का, सल्फर डोनर एटम लेके चल रहे शायद। क्लोरीन H2 माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 2 माइनस ऑक्सलेट आयन वाटर NCS, इस बार नाइट्रोजन डोनर एटम इसलिए थोड़ा सा आगे चला गया, EDT आ गया था याद है। NO2 ज्यादा होता है, EN ज्यादा होगा क्योंकि चिलेटिंग भी है इसलिए भी EN ज्यादा रहेगा, CN माइनस और CO तो याद है, ठीक है। अच्छा सर एक ही सीक्वेंस बाई चांस हम भूले, बस NO2 वाला ही सीक्वेंस भूले हैं, बाकी तो मोस्टली हमको याद है, मतलब बाकी तो बहुत बेसिक है, बाकी याद है, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं रहा हमको। हाँ एक ये भी चीज भूल गए थे हम, C2O4 2 माइनस और H2, ये भी मतलब उल्टा ही हम सोचते अगर क्वेश्चन आता तो H2O का वैल्यू ज्यादा है, ऑल्दो ये न्यूट्रल है बट स्टिल H2O का वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सिलेट आयन, ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस हम थोड़ा भूले हुए थे, बाकी तो मोस्टली याद है हमको। ये SCN माइनस तो हम याद रखा करते थे क्योंकि एक ऐसा यूनिक केस है जो अलग से निकल जाता है, ठीक है। सो हाँ सो H2O का लिगेंड फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, डेल्टा नॉट ज्यादा हाइयर रहेगा, मतलब लेमडा थोड़ा कम होगा। सो सबसे लोएस्ट वैल्यू पे 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 4 3 2 1 आंसर आना चाहिए ऑप्शन 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब केवल DD ट्रांजिशन से एसोसिएटेड नहीं है, CFAC के वैल्यू को एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करके क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको। ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस ओरिएंटेड है, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन मत सोचना, थोड़ा एडवांस ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं आज का, बाकी इसमें कितने क्वेश्चन और एक बार देख लेते हैं। 46 क्वेश्चन है, तो इसके बाद 15-16 क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखना, उसमें जहां भी डिस्कशन करना होगा फर्दर एक और डिस्कशन कर लेंगे। AG प्लस एक काम करना है, जिसको भी डाउट होगा वो पूछ लिया करना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़ा पूछ लो, खुद से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो चलेगा। AG plus ion with an excess of solution containing CN minus ion forms a complex having coordination number 2। बना सकता है, ठीक है, एक्सेस वाले पार्ट में, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी बन सकता है, 2 बनना ज्यादा सेंसिबल है। इनकरेक्ट पूछा है, PTCl3 ये तो हम लोग को दिख रहा है, क्या बोलते हैं, सिस प्लेटिन टाइप का स्ट्रक्चर कुछ दिखाई दे रहा। एन ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड विच इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, ठीक है, पाई बॉन्डेड यहाँ से बना रहा और सिग्मा बॉन्डेड बन रखा है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट ठीक ठीक दिख रहा। विटामिन B12 इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, ये इन्फॉर्मेशन सही है क्या, ये मेरे दिमाग में नहीं है, ये दे रखा है NCERT में, मेरे दिमाग में नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सही है गलत है हमको नहीं पता है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, रोडियम क्लोराइड PPS कैटलिस्ट, सही बोला है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3 होगा क्योंकि पेयरिंग तो होने वाला है। रोडियम कल ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, किसके नीचे आ रहा था, कोबाल्ट के नीचे आ रहा था। रोडियम कौन से ग्रुप में आता है बताओ एक बार कोई भी इंसान। हाँ सही है, उसी में। कोबाल्ट, सो कोबाल्ट का मतलब हो गया कि हम लोग
26 27 की बात कर रहे हैं और एक क्लोरीन मतलब 26 हो जाएगा। सो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में 26 की बात कर रहे हैं। 4s की जगह 5s2 और 3d सॉरी 4d7। इसके हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और पेयरिंग तो होगा ही होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 4d7 का मतलब हो गया 5, 1 2 3 4 5 6 7। अगर पेयरिंग करते हैं तो एक जगह खाली हुआ उसमें एक अनपेड लग रहेगा ऐसा, और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा, तो ऐसा भी है कि बाहर से भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर तो डी ही है ना, ये तो इनकरेक्ट दिख रहा है। विल्किंसन कैटलिस्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। 4s1 3d7 मतलब अंदर एक डी ऑर्बिटल खाली हो सकता है, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है वैसे तो, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट की वजह से गलत है, बट हम बी ऑप्शन का आंसर जानते नहीं है, मतलब सॉरी थर्ड ऑप्शन का आंसर नहीं जानते। तो एक बार आंसर चेक करो इसका, ये हमको इन्फॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन ही बेस्ड है, बट स्टिल हम थोड़ा इसको बेटर क्वेश्चन बोलेंगे। इसमें दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन। क्या आंसर है 30 का? कुछ आवाज नहीं आया जो कुछ भी इंसान बोला। 4। 4 है, हाँ। सो अच्छा ऑप्शन बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से DsP2 है। बट जब तक आपके थर्ड ऑप्शन का आंसर आपको नहीं पता है, हम सजेशन नहीं देंगे इस तरह का क्वेश्चन में मारने के लिए आंसर, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो थोड़ा हो सकता है आप लोग गलत कर दें। ये इन्फॉर्मेशन बहुत बेसिक है। रोडियम को हम लोग, मतलब ये विल्किंसन कैटलिस्ट की हम लोग बात करेंगे, अब बेसिकली पॉइजन कैटलिस्ट के केस में आता है और इसको हम लोग पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन टॉपिक डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक से, तो वहां पे डिस्कशन में ये कैटलिस्ट आ जाएगा। सो विल्किंसन कैटलिस्ट का पर्पस ठीक दिया है, बस ये इन्फॉर्मेशन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, उसकी जगह हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट है, सही आंसर है। बट ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, ये इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, ये वर्थ याद रखना है। बाकी पहला दूसरा क्वेश्चन तो, ये पहला दूसरा ऑप्शन तो सॉल्व करने लायक है। मतलब हमको थर्ड ऑप्शन नहीं याद है, इसलिए हम इस ऑप्शन को, हम भी अगर तुम्हारे जगह तो हम क्वेश्चन को स्किप करना प्रेफर करते हैं रेदर देन -1। बट स्टिल मतलब मेरे पास इतना कन्विक्शन है कि हम ऑप्शन में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 निकाल लें, तो हम ऐसा मार्क कर देंगे हाँ भाई यही गलत है, हम ये रिस्क ले लेंगे। बट तुम्हारे जगह पे हम थोड़ा बोलेंगे इस तरह के आंसर को अवॉइड करो, बट स्टिल इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो आज 30 तक ही क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करके देखो, और जहां भी अगर कोई दिक्कत होगा, कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और इसके अलावा, तो जो यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करके देखो, अगर वहां दिक्कत है तो पूछ लो, बाकी मोस्टली खुद से ट्राई करके देखना। क्वेश्चन का डिस्कशन तो हो ही रखा है। कल कौन सा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हम लोग का? सीक्वेंस में क्या टॉपिक दे रखा था? कुछ याद है किसी को? कल सीक्वेंस में क्या टॉपिक था? कल के टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम लोग का, अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ऊपर कर लिया ना हम लोगों ने। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हम लोग क्या करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर लें। अल्कोहल फिनोल इथर हो चुका है, राइट? फिजिकल का कुछ कर लीजिए, बहुत टाइम से नहीं। फिजिकल का 1 मिनट स्क्रीन शेयर करने दो थोड़ा थोड़ा। सो हम लोगों का सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डन हो गया। 1 मिनट बस रुक जाओ। डन हो गया। GOC यहाँ पर डन, अरे यार GOC डन हो गया। हेलो अल्कीन आइसोमरिज्म डन हो गया। अल्कोहल फिनॉल डन नहीं हुआ है, बट अल्कोहल इथर डन हो गया। काइनेटिक्स डन हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री हो तो गया यार, कल ही तो हुआ है काइनेटिक्स। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डन हो गया। अब क्या करना चाहिए? फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी थोड़ा होल्ड पे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे अलग से। क्या कर लेना चाहिए? केमिकल बॉन्डिंग का आप बोले थे।
केमिकल बॉन्डिंग बोले थे, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग डिस्कशन, ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा। इसमें हम मान के चल रहे हैं कि इसमें हम हर एक क्वेश्चन के एस्पेक्ट पे डिस्कशन करना प्रेफर करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग से सवाल तो आता ही आता है, और इस बार तो 2 या 3 सवाल चांसेस दिखते हैं हमको, क्योंकि पहले ही 2-3 सवाल आता था, मतलब जब चैप्टर ज्यादा थे। देखो चैप्टर्स का में तो केमिकल बॉन्डिंग का सवाल ऑब्वियस सी बात है पूछने लायक ज्यादा सेंस बनाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन एक एक क्वेश्चन का हम करना प्रेफर करेंगे, भले उसमें 3 दिन का टाइम जाए। ऑल्दो इसमें थियोरेटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे, थ्योरी एंडलेस है। हम लोग इस टॉपिक में क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू ही थ्योरी डिस्कशन करते चले जाएंगे। जहाँ पे लगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है वहाँ एक्सप्लेनेशन दे देंगे हम लोग, जहाँ पे लगा कि खुद से करना, लाइक एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो खुद से आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अगर इन केस पढ़ने की जरूरत है। अच्छा हाँ, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है ये हम सेल्फ में डाल रहे हैं, आपको खुद से करना है, ये टॉपिक हम नहीं कराएंगे। मोल कंसेप्ट भी खुद से करना चाहिए, तो इसको भी हम सेल्फ में डाल रहे हैं। ये दोनों टॉपिक आप खुद से सॉल्व करके देखो, ये दोनों टॉपिक वर्थ नहीं है डिस्कशन का मेरे हिसाब से। क्वेश्चन सॉल्विंग करो, जहाँ डाउट हो उनसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद फिर हम लोग थर्मोडाइनमिक्स भी हर जगह शायद कंप्लीट होने वाला है। थर्मोकेमिस्ट्री शायद पासवर्ड में कुछ टॉपिक बाकी है, तो हम लोग वैसे तो एटॉमिक का डिस्कशन कर सकते हैं, बट केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन पहले कर लेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के डिस्कशन के नहीं, एक सेकंड, केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसका रिएजेंट याद कराने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। 12 तारीख हो गया है, हम चाहेंगे कि दिसंबर में आप लोगों को रिएजेंट एक बार ढंग से याद हो जाए। एक राउंड ऑफ डिस्कशन हम लोग का जैसे ही कंप्लीट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सो फिर हम लोग सिक्वेंशियल रिएक्शन देते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग होता जाएगा। लाइक उसमें फिर हम लोग को क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, वो आराम से क्वेश्चन सॉल्विंग वैसे ही होता जाएगा। वो रेगुलर रिवीजन का पार्ट बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ सिंगल यूनिट, उसमें कोई चैप्टर नहीं होता है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इंडिपेंडेंट आएगा, सिक्वेंशियल रिएक्शन में सारे चैप्टर कंबाइंड आएंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तीनों टॉपिक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन तक का, ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग नेक्स्ट राउंड में केमिकल बॉन्डिंग के बाद शुरू कर लें तो ज्यादा सुटेबल है। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, रिएजेंट तो खैर बहुत सारे हैं, बट हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्विंग, और हम लोगों को रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और नेम्ड रिएक्शन, ये भी एक एक करके डिस्कशन करते चले जाना है। सो ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोकार्बन, इन दोनों टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन का डिस्कशन होगा। अगर बीच में मन किया कि इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, पहले 2 चैप्टर हो गए, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में कुछ फिजिकल केमिस्ट्री करना होगा, तो ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल परसों तरसों तो केमिकल बॉन्डिंग में ही निकल जाएगा, हमको लगता है 3 दिन या 2 दिन तो एटलीस्ट जाना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद फिर हम लोगों का बाकी फर्दर डिस्कशन होगा। तो कल तो खैर वेडनेसडे है, कल क्लास नहीं होगा, बट उसके बाद फिर हम लोग क्लास में केमिकल बॉन्डिंग 2 दिन, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन, मन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव और अमाइन कर लेंगे एक सीक्वेंस में। बेंजीन से एसोसिएटेड एरोमेटिक कंपाउंड का लेक्चर अब शुरू होने वाला है, तो फिर एरोमेटिक कंपाउंड का लेक्चर हम लोग कवर करेंगे, उसके हिसाब से फिर क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के लेक्चर के बाद एरोमेटिक कंपाउंड के जितने भी क्वेश्चन है उन सब का डिस्कशन पुटअप कर लेंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार क्या होगा कि एक बार आपका रिएजेंट का रेगुलर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, तो उसमें आपको मोस्टली चीजें याद रहेंगी। फिर कभी कभी 4-5 क्वेश्चन का सेट दे दिया, डिस्कशन कर लिया, सेट दे दिया, डिस्कशन कर लिया, वो ज्यादा हेल्प करेगा। कितना चैप्टर बच जाएगा, कितना हो गया अपना, तो 1 2 3 3 6 2 8 सेल्फ आपको खुद से कंप्लीट कर लेना। अगर छुट्टी होता है वेडनेसडे को तो हम सजेशन देंगे उसमें पीरियड टेबल कर लिया करो, मतलब मेरा वीक ऑफ है, आपका नहीं है, आप उसमें पीरियड टेबल और मोल कंसेप्ट ये दोनों टॉपिक करो। पहले पीरियड टेबल कर लो, हल्का चैप्टर है, फिर मोल कंसेप्ट करो। सो 3 3 6 2 8, 8 के बाद और कितना बच गया, टोटल कितना था इसमें, 24 था शायद, टोटल 23 था। तो 23 में से 8 हो गया, मतलब 15 टॉपिक बाकी है। ठीक ठीक, हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा फास्टली हो जाएगा, अच्छा नहीं सॉरी 9 हो गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है, ठीक है। एक बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाना है हम लोग को, डिस्कशन धीरे धीरे डिस्कशन चलेगा। डी&एफ ब्लॉक उत्कर्ष सर भी पढ़ाएंगे, डिस्कशन हो जाएगा। पीओसी का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चंस में ही हम लोग थियरी डिस्कस करते चले जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। चलो ठीक है, सो आज के लिए क्लास एंड करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अच्छा हाँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है पासवर्ड बैच वालों के लिए। कल मेरा पासवर्ड बैच में क्लास 10 बजे से होगा, मेरा मीटिंग है 11:30 बजे से, 10 बजे से आप लोग की क्लासेस लेंगे आप।